जो राष्ट्रीय राजनीति पर काफी प्रभाव डालते हैं। जिस दल ने इन दोनों राज्यों में बढ़त हासिल कर ली, केंद्र की सत्ता पर काबिज होने की उसकी उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने यूपी में अपनी सरकार बनाए रखने की काफी जद्दोजहद की और 2021 के चुनाव में उसे दोबारा उत्तर प्रदेश की सत्ता मिल गई। वरना इसके पहले कभी सपा तो कभी बसपा के यानी समाजवादी पार्टी तो कभी बहुजन समाज पार्टी के पास उत्तर प्रदेश का शासन होता था। उत्तर प्रदेश से पहले बिहार में भी बीजेपी ने जेडीयू के साथ सरकार बना ली थी। आपको याद होगा 2020 में बीजेपी उत्तर प्रदेश की 80 और बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर अपना वर्चस्व कायम रखना चाहती है। अगर बिहार और उत्तर प्रदेश को मिला दें तो 80 और 40 यानी 120 सीट जो लोकसभा की हैं, इन 120 सीटों पर बीजेपी चाहती है कि उसका वर्चस्व बना रहे। लेकिन अब विपक्षी एकता के बढ़ते कदम उसकी राह में रोड़ा बन सकते हैं। आप जानते हैं दोस्तों कि पिछले महीने ही नीतीश कुमार ने बिहार की सत्ता से बीजेपी को बाहर कर दिया था। अब वो देश के कई विपक्षी दलों को साथ लेकर बीजेपी के खिलाफ सशक्त मोर्चा खड़ा करने की शुरुआत कर चुके हैं। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की, कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की, माकपा महासचिव सीताराम येचुरी से, भाकपा यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा से, सीपीआई एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य से, जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी से, इनेलो नेता ओपी चौटाला से, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी कि राकपा के नेता और प्रमुख कह सकते हैं शरद पवार से, और अपने पुराने साथी शरद यादव सहित 11 प्रमुख नेताओं से नीतीश कुमार ने मुलाकात की थी अभी पिछले 3 दिनों में, जो वो 3 दिन की यात्रा पर दिल्ली में थे, और दावा किया था कि ये मुख्य मोर्चा होगा, न कि तीसरा मोर्चा। थर्ड फ्रंट नहीं होगा, ये फर्स्ट फ्रंट कह सकते हैं या मुख्य मेन फ्रंट कह सकते हैं, वो होगा, यानी कि मुख्य विपक्षी मोर्चा होगा। इसके पहले तेलंगाना के सीएम यानी तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के साथ बिहार में नीतीश कुमार की मुलाकात हुई थी, जब के चंद्रशेखर राव बिहार दौरे पर आए थे, पटना आए थे। और अब उत्तर प्रदेश के सपा कार्यालय में यानी लखनऊ में एक बैनर लगा है जिसमें नीतीश कुमार सफेद और हरे रंग का अंगोछा पहने हुए दिख रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की लाल टोपी पहने हुए हैं। इस बैनर पर लिखा है यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार। उस बैनर को भी कोशिश कीजिए कि वो भी लेकर आए, आप लोग स्क्रीन पर देख पाए हम। यानी बीजेपी को ये साफ संकेत है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में गैर बीजेपी दल एक साथ आने वाले हैं और इसमें मोदी सरकार का जाना तय है। साधारण से साधारण दिखने वाले इस असाधारण नारे में बीजेपी के लिए चेतावनी है और अलग अलग मोर्चों पर कमजोर पड़ रही बीजेपी उलझन में है कि इस चेतावनी का जवाब वो कैसे दे। इसीलिए उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा है कि सत्ता के लिए बेचैन श्री अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी जो है उसका लोकसभा चुनाव 2024 में खाता भी नहीं खुलेगा। ये देखिए जो कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। उत्तर प्रदेश और देश में मोदी लहर पहले से तेज है, कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य कि सत्ता के लिए बेचैन श्री अखिलेश यादव की पार्टी सपा का लोकसभा चुनाव 2024 में खाता भी नहीं खुलेगा। उत्तर प्रदेश और देश में मोदी लहर पहले से तेज है, ये कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। बीजेपी के नेता भले ही मोदी लहर के तेज होने की बात कहें, लेकिन जिस तरह उनके दिग्गज नेताओं को अभी से चुनाव की तैयारी में जुटना पड़ रहा है, उससे जाहिर होता है कि बीजेपी को अपनी सत्ता हिलती नजर आ रही है। आज राजस्थान में गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी रैली में फिर से राहुल गांधी की विदेशी ब्रांड की टी-शर्ट का जिक्र किया। जरा सुन लेते हैं अमित शाह को क्या कुछ कह रहे हैं। राजस्थान में थे और राजस्थान में भी अगले साल चुनाव है। इसी वक्त अगले साल यानी कि अक्टूबर नवंबर में चुनाव होगा राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, लेकिन चुनावी डुगडुगी बज चुकी है और अमित शाह आज गरज रहे थे राजस्थान में, लेकिन वहां राजस्थान की बात न करके राहुल गांधी की बात कर रहे थे। आइए जरा सुन लेते हैं। बोलो भारत माता की,
अभी ये वो राहुल बाबा भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं, विदेशी जर्सी पहनकर, विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ने निकले हैं। मित्रों, मैं उनको और कांग्रेसियों को उनका संसद का भाषण का एक वाक्य याद कराता हूं, भारत राष्ट्र है ही नहीं। अरे राहुल बाबा, किस किताब में पढ़े हो? किस किताब में पढ़े हो? ये तो वो राष्ट्र है जिसके लिए लाखों लाखों लोगों ने अपने सर कटवाकर भूमि को लाल करने का काम कर दिया। ये तो ये राष्ट्र है जहां हजारों बहनों ने जौहर कर अपने आप को सम्मान के लिए और देश के लिए जिंदा आग में झोंक दिया, अग्नि कुंड में झोंक दिया। और आपको ये राष्ट्र नहीं लगता है? ये राहुल बाबा भारत जोड़ने निकले हैं। मुझे लगता है कि उनको भारत का इतिहास पढ़ने की जरूरत है। तो दोस्तों, इससे साफ पता चलता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कामयाबी मिल रही है और बीजेपी इससे लोगों का ध्यान हटाना चाहती है। इधर कन्याकुमारी में एक चर्च में एक फादर से यीशु मसीह और भगवान को लेकर राहुल गांधी की चर्चा का एक पार्ट, एक अंश सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, डाला गया और राहुल गांधी को हिंदू विरोधी दिखाने की कोशिश फिर से तेज हो गई। राहुल गांधी फादर से मिलते हैं, उनसे भगवान, ईश्वर या गॉड पर बात करते हैं, जीसस क्राइस्ट पे बात करते हैं, यानी यीशु मसीह पर बात करते हैं। और ये वीडियो जो है वायरल करके तमाम गोदी मीडिया पर चर्चा का विषय आज बना हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल होता है, गोदी मीडिया पर चर्चा का विषय कि राहुल गांधी देश विरोधी बातें कर रहे हैं और जो फादर हैं इनको जेल में डालो। हालांकि ये फादर पहले भी कंट्रोवर्सी में रह चुके हैं। जरा सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं, दोनों के बीच क्या बातचीत चल रही है और क्यों राहुल गांधी या कांग्रेस की जो ये पदयात्रा है 3570 किलोमीटर की पदयात्रा, ये पदयात्रा क्यों खटक रही है बीजेपी को, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं, सुनते हैं क्या कुछ चर्चा हो रही है और इसको लेकर कंट्रोवर्सी क्यों है। Revelation of the Father, but he is not God. Oh, is he God? Is God. Yeah. Jesus is also God. Son of God, and what is the God inside? Like water in three states: water and liquid form, and solid form, and gaseous form. The mystery of incarnation, he became that is Son of God and also is a God. Another thing No, so Jesus Christ is a form of God. Is that right? He's the real God. He's the real God. Doesn't mean God reveals him as a man, human person, not like Shakti or this power. So we see in this human person, they're born like a man, born in this world, the Father. That's our faith. इंग्लिश में बातचीत चल रही है राहुल गांधी और फादर की, और इसमें गॉड को लेकर, भगवान को लेकर और यीशु मसीह को लेकर के बातचीत चल रही है। लेकिन यहाँ हिंदू भावनाओं को भड़काने की बात कह करके तमाम आज दिन भर चर्चा चल रही है। इस पर कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो भी अगर दिखा सकते हैं। कांग्रेस ने ट्वीट करके अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है कांग्रेस ने वो देखते हैं, तो साफ नजर आ रहा है दोस्तों। अभी कांग्रेस की प्रतिक्रिया जो है वो भी देखेंगे, लेकिन बीजेपी की ये हथकंडे साफ साफ उसके डर को दर्शा रहे हैं। ये प्रतिक्रिया देखिए क्या कुछ कह रही है कांग्रेस। कांग्रेस कह रहे हैं, आ गए अपनी लाइन पर, कहां सो रहे, क्या पहन रहे, इसके बाद धर्म पर आकर सुई अटक ही गई। भारत जोड़ो यात्रा से ऐसी घबराहट है कि भटकाने में लगे हैं, लेकिन मुद्दा वही है, महंगाई, बेरोजगारी, खराब अर्थव्यवस्था। इस पर बोलो, मुंह तो खोलो। बीजेपी फॉर इंडिया, ये @BJP फॉर इंडिया जो है ये ट्विटर हैंडल है बीजेपी का, और इस पर बात कर रही है कांग्रेस की आ गए अपनी लाइन पर। और इसलिए क्योंकि कल टी शर्ट की बात कर रहे थे, जूते की बात कर रहे थे, आज आप बात कर रहे हैं धर्म की। लेकिन अच्छी बात यह है बीजेपी जो कुछ कर रही है, कांग्रेस की जो ये पदयात्रा है गोदी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं भी नहीं है।
और ये पद यात्रा तभी चर्चा में आती है जब कोई ना कोई कंट्रोवर्सी निकल के आता है। कल टी शर्ट निकल के आई तो फिर वो चर्चा का विषय बन गया। आज पादरी के साथ, फादर के साथ एक चर्च में राहुल गांधी की औपचारिक या अनौपचारिक कहें बातचीत होती है, वो चर्चा का विषय बन गया। तो चलिए, राहुल गांधी कहीं ना कहीं सेंटर में हैं और इससे कांग्रेस को खुश होना चाहिए, ना कि दुखी होना चाहिए। तो ये साफ दर्शाता है कि एक तरफ नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की कोशिशें और दूसरी तरफ कांग्रेस की देश में एकता के लिए पदयात्रा, क्या इन दो दावों के आगे पस्त हो गई है बीजेपी? आज इसी पर चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल, आइए जरा उस बैनर को आप दिखा दीजिए। ये देखिए, यूपी प्लस बिहार बराबर गई मोदी सरकार। लाल टोपी में अखिलेश यादव और हरे अंगोछे में, गमछे में नीतीश कुमार। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के सामने ये बैनर, ये पोस्टर आप देखेंगे, क्या कुछ कहता है, यही समझने की कोशिश करेंगे आज। और साथ में राहुल गांधी की पदयात्रा से इतनी परेशानी क्यों है, ये भी समझेंगे। नीतीश कुमार जिन लोगों से मिलके गए, उन सब की तस्वीर आपने देखी। एक बार फटाफट उन तस्वीरों को फिर से लेकर आइए जिनसे नीतीश कुमार की मुलाकात यहां हुई है। देखिए, नीतीश कुमार राहुल गांधी से मिल रहे हैं। उसके बाद नीतीश कुमार ने अपने पुराने साथी, अभिन्न मित्र शरद यादव से मुलाकात की। नीतीश कुमार यहीं नहीं रुके, आप देखिए, इनेलो नेता ओपी चौटाला से मिल रहे हैं नीतीश कुमार। और ये दीपंकर भट्टाचार्य यानी कि सीपीआई एमएल के प्रमुख हैं, नेता हैं, उनसे मुलाकात दीपंकर भट्टाचार्य। फिर देखिए, शरद पवार से मुलाकात नीतीश कुमार की। ये सब दिल्ली में मुलाकात हुई है। ये देखिए, अखिलेश यादव के पिता और समाजवादी पार्टी के पूर्व मुखिया कह सकते हैं, या अभी वर्तमान में भी संरक्षक तो हैं ही, मुलायम सिंह यादव से। फिर ये देखिए, डी राजा से मुलाकात, सीपीआई के सचिव, महासचिव हैं। और ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात। उसके बाद अखिलेश यादव से मुलाकात नीतीश कुमार की। ये मुलाकातें क्या कुछ कहती हैं, यही हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। और आखिर आज अखिलेश यादव के दफ्तर के आगे, समाजवादी पार्टी के दफ्तर के आगे यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार क्यों लिखा गया है, ये समझने की कोशिश। और इन सब के बीच राहुल गांधी को खींच कर बाहर लेके आना क्या कुछ कहता है। आइए चर्चा की शुरुआत करें। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, आइए उन सबसे आपका परिचय करवाऊं और सीधे बढ़ें दोस्तों आज की चर्चा इसी पर, यूपी प्लस बिहार। आइए, हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुनील शुक्ल जी जुड़े हुए हैं, सुनील जी आपका स्वागत करता हूं। प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं, प्रेम कुमार जी आपका स्वागत है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर दीपक पाचपोर जी जुड़े हुए हैं, दीपक जी आपका स्वागत है। और हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, अमलेंदु जी आपका भी स्वागत है। थोड़ी देर बाद एक साथी और जुड़ेंगे, आप सबका स्वागत करता हूं, आप चारों का स्वागत करता हूं। स्वागत आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। तो चर्चा करें, शुरुआत करें और सीधे आना चाहूंगा सुनील जी आपके पास ही। यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार, नारा तो बहुत अच्छा है, 120 सीटें 2024 की बात, और जो पोस्टर है वो भी शानदार है। एक बार फिर से पोस्टर अगर लेके आप आए तो बेहतर होगा। ये पोस्टर देखिए, क्या शानदार, ब्लैक एंड व्हाइट, और उसमें कलर का अगर कहें तो छौंक लगाया, तड़का जो बोलते हैं ना, दाल में तड़का लगा देना, ये तड़का है कलर का। लाल टोपी और हरा अंगोछा, गमछा जो कह लें, क्या कुछ कहता है। सुनील शुक्ल जी, सुनील जी के पास सीधे आइए। धन्यवाद राजीव जी। राजीव जी, यह पोस्टर बहुत कुछ कहता है और यह तथ्य है कि अगर विपक्षी दल, गैर भाजपा विपक्षी दल हिंदी बेल्ट में, खासतौर से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन राज्यों में अगर इनकी एकता हो गई तो जिसकी संभावना पूरी दिख भी रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को कोई जगह नहीं मिलेगी। आप देखिए ना कि ये आप आंकड़ों पे देख सकते हैं कि जो सीमावर्ती राज्य हैं आपके, यानी कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इन राज्यों में आप चलते चले जाइए तो कुल 129 सीटें बनती हैं इनकी। और इस 29 सीटों में कुछ सीटें केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है, कुछ सीटें, और सब पे कड़ी टक्कर है।
किसी एक सीट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त नहीं हो सकती कि यह सीट उसको मिलेगी ही मिलेगी। अब जो संघर्ष है वो हिंदी बेल्ट में, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सीधी टक्कर है कांग्रेस से। इसलिए ये गुजरात और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में आम आदमी पार्टी को एक तीसरी ताकत के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभारने की कोशिश कर रही है अपने संसाधनों से, अपनी गतिविधियों से। इस बात का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सत्ता के द्वारा उत्पीड़ित है, यानी कि एंटी इनकम्बेंसी वोटों का जो कुछ बंटवारा हो वो आम आदमी के पास चला है। आपको दिख रहा है निश्चित रूप से प्रेम कुमार जी को जारी है कि बिहार जनता पार्टी कहीं खड़ी नहीं हो। आरजेडी और गठबंधन बिहार और उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा जब शामिल हो जाता है तो बिहार और झारखंड दोनों राज्यों से बीजेपी लगभग सफाया है, कहीं दहाई के अंक तक के नहीं पहुंच पाएगी, कि जो इन राज्यों का पैटर्न रहा है। एक संघर्ष है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, लेकिन समाजवादी पार्टी उसको गंभीरता से चुनौती दे रही है। ऐसा कोई जिला नहीं है जिसमें समाजवादी पार्टी का संगठन न हो, उसके कार्यकर्ता न हो और लोगों के मन में भी भाजपा के खिलाफ नाराजगी न हो। तो निश्चित रूप से अगर और जब आप नीतीश कुमार को शामिल कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रभावित होती है कि जो अनुप्रिया पटेल को साथ जोड़ करके जो भारतीय जनता पार्टी लाभ लेना चाहती है गैर यादव बैकवर्ड्स का, नीतीश कुमार के आने के बाद यह गणित भी बीजेपी की फेल हो जाएगी और पूरा जो हिंदी उत्तर प्रदेश से लगे हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले हैं, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, आजमगढ़, मऊ, इन सभी जिलों में अब आप चले आई फतेहपुर तक और कानपुर तक, यहाँ पे जहां पे कुर्मी जातियों का बहुत अच्छा खासा असर है, उन जातियों पे ही बहुत असर, उन समूह पर भी असर पड़ेगा और गैर यादव जो बैकवर्ड है उनके भी भारतीय जनता पार्टी से खिसकने की पूरी संभावना रहेगी। तो निश्चित रूप से गठबंधन उत्तर प्रदेश में भी जो राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की उसको प्रभावित करेगा। अब मैं 2 सेकंड आपका लूंगा, जो आप इसकी बात आप कर रहे थे भारत जोड़ो यात्रा की। राजीव जी, किसी भी व्यापारी को, किसी भी बड़े औद्योगिक घराने को अगर अपने उत्पाद को बिना किसी एडवर्टीजमेंट के बढ़ावा देना हो तो किसी न किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ वो संपर्क कर लेना चाहिए। अब सोचिए कि बर्बरी कौन सा कंपनी है, ये कम से कम मेरे जैसे आदमी की जानकारी में नहीं थी। बिना पैसे के इस कंपनी का इतना प्रचार हो गया पूरे हिंदुस्तान में कि एक कंपनी है जो बड़ी अच्छी टी शर्ट बनाती है और वह टी शर्ट राहुल गांधी पहनते हैं। भाई मतलब कौन, आप सोचिए कि हम तो उस पत्रकारिता में शुरू किया था जिस समय कंपनी का नाम, अगर 2 गाड़ियों का टक्कर भी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो ये कहा जाता था कि गाड़ी के कंपनी का नाम आप नहीं लिखेंगे, कार लिखेंगे, जीप लिखेंगे, ट्रक लिखेंगे, लेकिन आप ये नहीं लिखेंगे कि मारुति की गाड़ी है, कि हुंडई की कार है, कि होंडा की कार है, इसकी चर्चा आप नहीं करेंगे। लेकिन सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या गजब कर दिया कि एक मल्टीनेशनल कंपनी को इतना प्रचार दे दिया, बिना विज्ञापन इतनी पब्लिसिटी दे दी। अरे भाई, क्या बर्बरी केवल 40,000 रुपए की टी शर्ट बनाती है? क्या उस टी शर्ट खरीद का किसी के पास रसीद है क्या? कि आपने बर्बरी का एक आपने दिखाया और आपने कह दिया कि नहीं 40,000 रुपए की टी शर्ट है। कोई बात, ये मतलब ये राजनीति में राष्ट्रीय स्तर की पार्टी से उम्मीद की जाती है कि आप इस तरह की बात करेंगे, और वो अभी तब जब आप खुद भी इस तरह के घेरे हुए हैं। कब आप महात्मा गांधी की वेशभूषा में दिखाई पड़ रहे हैं? आप कब आप विनोद भावे की वेशभूषा में दिखाई पड़ रहे हैं? कब आप जयप्रकाश नारायण की वेशभूषा में दिखाई पड़ रहे हैं? कब डॉक्टर लोहिया की वेशभूषा दिखाई पड़ रहे हैं? एक से नेतृत्व बता दे जो इस निश्चित रूप से यह देश उन नेताओं के प्रति रहा है, नतमस्तक रहा है जिन्होंने त्यागपूर्ण जीवन जिया। महात्मा की अंगूठी पहनी तो इसका देश ने उनको हाथों हाथ लिया है। लेकिन आप तो इस शैली से एकदम अलग हैं। दुनिया के जितने बड़े ब्रांड हैं उसके अब आप उपभोक्ता हैं और आप इसको गर्व से बताते भी हैं, और उसके बाद आप ये कहिए कि एक नेता वह अपनी टी शर्ट 40,000 रुपए की पहन लिया। और दूसरी चीज, अगर मान लीजिए पहन भी लिया तो और सब 2019 के चुनाव में राहुल गांधी ने जो एफिडेविट दिया है अपनी आय का, जो डॉक्यूमेंट में है, भारत सरकार का भी लेख है, वो उसको आप देख लीजिए।
कि क्या उतनी आय वाला उतनी आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति अगर बर्बरी का टी शर्ट पहन सकता है तो क्या वो आपत्तिजनक है? क्या वह आय, उसके आय के मुकाबले वो व्यक्ति वो खर्च नहीं कर सकता? लेकिन मुख्य मुद्दे से भटकाने के लिए सवाल, इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो इस देश का राजनीतिक विमर्श बदला और आपका राजनीतिक धरातल खिसकने के लिए, तो मुख्य विमर्श, आप मुख्य मुद्दों से लोगों का ध्यान के लिए आप जूते की बात कीजिए, चप्पल की बात कीजिए, कंटेनर, राजीव जी मैंने जितने लोग बात कर रहे हैं कंटेनर शायद देखे भी नहीं कब, मैंने उसकी स्थिति कैसी होती है? आप उसको बता रहे हैं कि 5 स्टार सुविधाएं हैं, कंटेनर में आप रुपए को उड़ेल दीजिए, सुविधाओं को जुटा नहीं सकते हैं। मैं एक रात बिताया हूं कंटेनर में राजीव जी, इसी प्रयागराज में, कुंभ में। किस तरह की रहन सहन उसमें होता है? मतलब आप केवल अपना समय बिता सकते हैं एक बिना किसी एक सुरक्षित तरीके से, लेकिन आप ये कहिए कि वो विलासिता और अय्यासी की जगह है और इसमें सुविधाएं हैं, लोगों के लिए सपना है। ये तो केवल ये है कि लोगों का ध्यान भटकाना। लोग जो जिस तरीके का जन समर्थन इस पदयात्रा को मिल रही है, निश्चित रूप से बेचैनी हुई है। बिल्कुल जी राजीव बिल्कुल सुनील जी, फिर आता हूं आपके पास, लेकिन प्रेम कुमार जी, इस यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार, ये एक नारा अचानक तो नहीं आया होगा। ये जो नारा है, और वो भी समाजवादी पार्टी के दफ्तर के आगे, जो साथी बाद में जुड़े हैं हमारे साथ, जरा उस पोस्टर को उनके लिए ले आइए। और ये बहुत कुछ कहता है ये पोस्टर, ये देखना ज़रूरी है कि ये क्यों कहा जा रहा है यूपी प्लस बिहार गई। ये देखिए, यूपी प्लस बिहार बराबर गई मोदी सरकार, आईपी सिंह समाजवादी पार्टी की तरफ से ये जारी किया गया है। और इसमें हरे गमछे में नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं और लाल टोपी में दिखाई दे रहे हैं अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश और बिहार की बात, ये जोड़ी अगर मिल जाए, 120 सीटें होती हैं उत्तर प्रदेश की, 80 और 40 सीटें बिहार की, इसके साथ झारखंड की 14 सीटें और मिला लें तो बात तो बहुत बड़ी बात है बिहार के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए क्या कहेंगे? और इन सब के बीच नीतीश कुमार की जो मुलाकातें हैं, जो एक तरफ दक्षिण को जोड़ने की कोशिश राहुल गांधी और दूसरी तरफ उत्तर को जोड़ने की कोशिश जो नीतीश कुमार कर रहे हैं, ये सबसे पहली मुलाकात जो हुई है नीतीश कुमार की, प्रेम कुमार जी, राहुल गांधी से मुलाकात हुई। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, और दिल्ली आकर सबसे पहले मिले हैं। उस दिन राहुल गांधी गुजरात में थे, गुजरात से वापस लौटते हैं और एक गेट से राहुल गांधी अपने घर में आते हैं और दूसरे गेट से उनसे मिलने नीतीश कुमार पहुंचते हैं। और देखिए, नीतीश कुमार जब बिहार से निकलते हैं तो निकलते वक्त सीधे पहुंचते हैं लालू यादव के यहाँ, और जब यहाँ 11 नेताओं से मिलकर वापस जाते हैं तो एयरपोर्ट से सीधे पहुंचते हैं फिर से लालू प्रसाद यादव के यहाँ। मायने तो बहुत कुछ रखता होगा। आप बहुत नज़दीक से बिहार और झारखंड के और उत्तर प्रदेश की राजनीति को देख रहे हैं प्रेम कुमार जी, आपके नज़रिए से क्या कुछ कह रहा है ये यूपी प्लस बिहार बराबर गई मोदी सरकार, और नीतीश कुमार का ये पूरा 3 दिन में 11 बड़े ऐसे नेताओं से मिलना, और जब इन नेताओं से नीतीश कुमार मिलते हैं तो उधर से ममता बनर्जी का बयान भी जो आता है वो मोदी सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं देता है। क्या कहेंगे? जी राजीव जी, ये जो आपने तस्वीर और नारे की चर्चा की, इसमें तस्वीर और नारा दोनों ही महत्वपूर्ण है। तो ये तस्वीर खास तौर से महत्वपूर्ण है। मुझे नारा तो कोई नयापन नहीं लगता, सिवाय इसके कि इसमें गई जोड़ दिया गया है। अब देखिए गौर से, यूपी प्लस बिहार बराबर मोदी सरकार, ये आज की स्थिति है, जबकि नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे और आप नीतीश कुमार अलग हट गए हैं, तो अब उसमें गई जुड़ जाने से एक नया अर्थ आ गया है। तो कायदे से नारे में नयापन नहीं है, कलेवर में और तेवर में नया। तेवर दोनों बड़े नेताओं का एकजुट होना, उसके बाद बैकड्रॉप में ब्लैक एंड व्हाइट, आप देख रहे हैं मीडिया जगत में भी बड़ा प्रयोग हो रहा है ब्लैक एंड व्हाइट का। आप उससे भी मन ही मन कंपेयर कर सकते हैं, हमारे दर्शक भी कंपेयर कर सकते हैं। तो उस हिसाब से देखिए, लाल टोपी और हरे गमछे का ये जो तेवर और कलेवर है, इसी में सारा कुछ है। वाकई यूपी और बिहार अगर मिल जाते हैं, यानी दोनों का संदेश एक जैसा होता है, जैसा कि बीते चुनाव में बीजेपी एनडीए के पक्ष में हुआ था, वही संदेश अगर पलट जाता है
तो फिर गई मोदी सरकार, फिर बचती कहां है? यही है इस नारे का मतलब। इसमें दोनों बातें हैं, ऐसा होने वाला है ये संकेत भी है, ऐसा हम करके दिखाएंगे ये संकल्प भी है। तो ये संकल्प और संकेत ये दोनों जो है इसके लिए ही नेता मैदान में उतरे हैं। जो हर तरह की गतिविधि आपने दिखलाई, नीतीश कुमार जी ने जो 11 नेताओं से मुलाकात की, राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा पर वो चल रहे हैं, और जैसी प्रतिक्रिया इन घटनाओं के समांतर हो रही है, अमित शाह जी जिस तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के उच्चतम स्तर से ये प्रतिक्रिया आ रही है। और इतनी जल्दी, अभी यात्रा के कितने दिन ही हुए हैं, 7 तारीख को शुरू हुई थी, आज 10 तारीख है, इतने भर में तो अमित शाह जी आना पड़ गया बोलने के लिए। तो ये सिम्टम्स हैं, संकेत हैं कि ये यात्रा अपने संकल्प को लेकर के, अपने उन संकल्प से जुड़े हुए नतीजों को लेकर के एक आभा उत्पन्न करने लगी है, एक उम्मीद जगाने लगी है। और कहीं ये उम्मीद जग जाए, इसका डर भारतीय जनता पार्टी को सताने लगा है। ये इंपॉर्टेंस दिखता है, ये इसमें हम नारे में भी यही देख रहे हैं, प्रतिक्रियाओं में भी यही देख रहे हैं। अब हम ये बात बताएंगे अचानक ये कैसे हो गया। एक ही मूवमेंट तो हुआ कि नीतीश कुमार जी एनडीए से छोड़ करके वहां एक सरकार बना लेते हैं, और उसके बाद जो गतिविधियां होती हैं तो उससे एक अलग किस्म का वातावरण पैदा हो जाता है। एक ऐसे राजनीतिक परिदृश्य में जब ये कहा जा रहा था कि नीतीश को कौन मानेंगे, राहुल के कांग्रेस कैसे मानेगी किसी दूसरे को नेता, और ममता जी का अलग गान है, दूसरे का अलग गान है, हर तरह की बातें थी और आज भी उस किस्म से सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अचानक उसके उलट तस्वीरें देखने को मिल रही है। राहुल गांधी और नीतीश कुमार जी मिल रहे हैं, यानी राहुल गांधी जी या कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है नीतीश कुमार जी के नाम पर, या नीतीश कुमार जी को भी राहुल गांधी के नाम पर कोई आपत्ति नहीं है। कहने हम साथ हैं, ये वाला भाव जा रहा है, संदेश जा रहा है। तो प्रधानमंत्री का चेहरा को लेकर के जो राजनीति बटी हुई दिखाई जा रही थी, आज उन चेहरे पर बहस खत्म होती हुई दिख रही है कि सारे नेता इस शिद्दत के साथ, इस जरूरत के साथ इकट्ठा हो रहे हैं कि बदलाव लाना है। अगर बदलाव लाना है का एक नारा पड़ गया, जैसा कि बिहार में महागठबंधन के रूप में हुआ है, तो वो महागठबंधन यूपी में रिपीट होता है, झारखंड में रिपीट होता है, और लगभग उसी का नकल अगर दूसरे स्टेट्स में रिपीट होने लग जाता है, तो फिर करना क्या है। आप देखिए ममता बनर्जी का हाल में एक जो उन्होंने बात कही है कि हम इकट्ठा हो जाएंगे 2-3 राज्यों में और हम बीजेपी को रोक देंगे। भाव कैलकुलेशन जो जनता को विपक्ष को समझ में आ गया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हिंदी बहुल राज्यों में, खासकर बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, या फिर मध्य प्रदेश और आसपास के राज्यों में अगर रोक दिया जाता है तो खत्म, बीजेपी जो मैजिक फिगर बहुत दूर हो जाएंगे। तो इनको बीजेपी को सत्ता से दूर करने के लिए कोई पूरा ऑल इंडिया लेवल पर प्लान करने की जरूरत नहीं है। कुछ राज्यों में अगर फोकस होकर के महागठबंधन को अगर रूप दे दिया जाए तो बीजेपी सत्ता से बाहर दिखने लगती है। यही इस नारे का महत्व है राजीव जी, यही इस नारे का महत्व है जो प्रेम कुमार जी कह रहे हैं। लेकिन अमलेंदु उपाध्याय जी किस रूप में देखते हैं आप? बहुत नजदीक से आपने उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखा है, और उत्तर प्रदेश वो भी लखनऊ से, और अब अचानक ये नारा यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार, और जैसे प्रेम कुमार जी कह रहे हैं यूपी प्लस बिहार मोदी सरकार आज की तारीख में ये है, क्योंकि 120 सीटों में से आप समझ सकते हैं 40 में से 39 सीटें बिहार की थी एनडीए के पास, और अब एनडीए में से नीतीश कुमार के निकल जाने के बाद नीतीश कुमार बोलते हैं कि 2.5 अंक में नहीं पहुंच पाओगे आप बीजेपी वालों। और ऐसे में उत्तर प्रदेश से ये नारा मोदी सरकार तक पहुंचाना कुछ तो मायने रखता होगा। अमलेंदु उपाध्याय जी, क्या मायने रखता है वही समझने की कोशिश करेंगे आपसे। यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार आज है, लेकिन गई बहुत बड़ा शब्द यहां है जिसके बारे में अभी बात कर रहे थे प्रेम कुमार जी।
क्या कहते हैं आप? देखिए राजीव जी, असल में जिन सज्जन ने ये पोस्टर लगवाया है आईपी सिंह साहब ने, वो प्रेरणा जो है उनके स्रोत पहले मोदी जी रहे हैं। तो वो इतनी लंबी प्रेरणा जो है मोदी जी से प्राप्त करते हैं, चूंकि पहले भारतीय जनता पार्टी में रहे। आईपी सिंह जी बड़े नेता रहे भारतीय जनता पार्टी के, योगी जी के बहुत नजदीकी थे, और फिर भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने कुछ मोदी जी के खिलाफ बयान दे दिया तो उनको निकाल के बाहर कर दिया गया था। तो फिर समाजवादी पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली। तो प्रेरणा लंबी है उनकी, और अच्छी प्रेरणा है। मुझे लगता है कि ऐसी प्रेरणा उनके पास रहनी चाहिए। और इस तरीके की जब तक प्रेरणा नहीं होगी, जब तक आप कोई नारा नहीं देंगे, तब तक उस नारे पे आप काम करना शुरू नहीं करेंगे। तो जब तक लक्ष्य आपके सामने नहीं है, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप काम भी नहीं करेंगे। तो ये इस हिसाब से नारा बहुत अच्छा है कि आपने लक्ष्य तय कर दिया कि यूपी और बिहार से भारतीय जनता पार्टी को साफ कर देना है। लेकिन अब सवाल ये है राजीव जी कि ये नारा तो बहुत अच्छा है कि यूपी और बिहार से भारतीय जनता पार्टी को साफ कर देना है। नीतीश कुमार अगर कह रहे हैं कि हम बिहार में जो है दाई में नहीं पहुंचेगी भारतीय जनता पार्टी, तो नीतीश कुमार सिर्फ अकेले अपने दम पे नहीं कह रहे हैं। नीतीश कुमार जो वहां 7 दलों का गठबंधन बना है उसके दम पे कह रहे हैं, जब उनके साथ राष्ट्रीय जनता दल भी है, उनके साथ कांग्रेस भी है, उनके साथ भाकपा माले भी है, माकपा भी है, भाकपा भी है, हम भी है, और मुकेश सहनी भी साथ में, वीआईपी भी। तब इस दम के आधार पे नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आप जो है दाई में नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने ऐसा कौन सा काम कर दिया है कि जिसके बल पे जो है ये कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी दाई पे नहीं पहुंच पाएगी। ये समीकरण जो अभी सामने आना बाकी है, उसके बाद फिर हम ये कह सकते हैं कि यूपी और बिहार से और गई मोदी सरकार। तो अकेले अखिलेश यादव का नीतीश कुमार के साथ आ जाना जो है वो मोदी सरकार की जाने की गारंटी नहीं है। मोदी सरकार की जाने की गारंटी तब होगी जब बिहार से भी भारतीय जनता पार्टी जाए, उत्तर प्रदेश से भी भारतीय जनता पार्टी जाए, मध्य प्रदेश से भी भारतीय जनता पार्टी जाए, राजस्थान से भी भारतीय जनता पार्टी जाए, गुजरात से भी जाए, कर्नाटक से भी जाए और महाराष्ट्र से भी जाए। तो जो अभी सामने चीजें दिख रही हैं उसमें महाराष्ट्र से जाती हुई दिख रही है, बिहार से जाती हुई दिख रही है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात सब जगह हालत खराब है, कर्नाटक में बहुत ज्यादा हालत खराब है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो है मैं अभी भी कहूंगा कि अकेला ऐसा राज्य ऐसा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आज की तारीख में उस तरीके से खराब नहीं कही जा सकती जैसे और राज्यों में खराब कही जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा, उत्तर प्रदेश में आपको जमीन पर काम करना पड़ेगा। ऐसा कौन सा नया गठबंधन बनेगा जिससे भारतीय जनता पार्टी को आप रोक सकें, इसका ब्लूप्रिंट जो वो सामने आना चाहिए। तो वो ब्लूप्रिंट अभी कोई मुझे लगता है कि सामने नहीं है। जब तक कि ये ब्लूप्रिंट सामने नहीं हो, नीतीश कुमार अगर चेहरा बनते हैं गैर भाजपा विपक्ष का, और जैसा कि नीतीश कुमार ने कहा कि कोई तीसरा मोर्चा नहीं, एक ही मोर्चा होगा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो क्या अखिलेश यादव इस पे तैयार हैं कि एक ही मोर्चा होगा? अभी तो इस पर स्थिति स्पष्ट होनी है कि एक ही मोर्चा है कि नहीं है। अगर वो एक मोर्चा है तो एक मोर्चा होकर मिलकर चुनाव लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है, और मिलकर के नहीं लड़ रहा है तो आपस में कोई कटुता तो नहीं है। इस पर मुझे लगता है इस पर चर्चा होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यही है कि आप जो उत्तर प्रदेश का भी विधानसभा का चुनाव हुआ, ईवीएम में क्या गड़बड़ी हुई और प्रशासन ने क्या गड़बड़ी की उसको अलग छोड़ दीजिए, वो तो मसला है ही, वो तो रहेगा ही। वो तो जब तक कि सारे विपक्षी दल इस पर एकजुट नहीं होते हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, तब तक वो मसला बना रहेगा। तो उसको होते हुए भी जो आंकड़े निकल करके आते हैं उसके आधार पर भी जो है अब क्या परिस्थितियां बनेंगी ये देखने वाली चीज होगी। नीतीश कुमार कितना उत्तर प्रदेश में ध्यान देंगे, कितना उत्तर प्रदेश के अंदर वो आकर के काम करेंगे, और समाजवादी पार्टी किस तरीके से उनका लाभ लेगी, इस पर भी काफी कुछ निर्भर करेगा। और सबसे बड़ी बात जो मैं बार बार कहता रहा हूं कि विपक्षी दलों को हर तरीके से अपना अहम जो है वो एक किनारे रखना होगा, तब जाकर के कोई बात बनने की स्थिति होगी। नारा बहुत अच्छा है, इस पर काम होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। उत्तर प्रदेश और बिहार अगर मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को दाई के आंकड़ों में निपटा देते हैं तो अपने आप चली जाएगी मोदी सरकार, फिर कहीं कुछ कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा ताकत जो भारतीय जनता पार्टी को इन्हीं दो राज्यों से है एक तरीके से कहा जाए, और यही इनका दम है। लेकिन इस पर दम पे जो जैसे बिहार में काम हुआ है, उत्तर प्रदेश के अंदर क्या नए समीकरण बनने हैं, इस पर भी मुझे लगता है ये काम होना चाहिए, तब जाकर के इस पे अच्छी तरीके से काम होगा। जी राजीव जी, उत्तर प्रदेश में ये नारा जिस नारे की हम बात कर रहे हैं, क्या ये नारा जो है उत्तर प्रदेश में कुछ काम कर पाएगा? उत्तर प्रदेश से निकला है ये नारा, यूपी प्लस बिहार बराबर गई मोदी सरकार, क्या काम कर पाएगा ये नारा? यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ राहुल गांधी की जो पदयात्रा है उस पर नजरें क्यों टिकी हुई हैं बीजेपी की? और बहुत सही कह रहे थे सुनील शुक्ल जी कि
अगर आपको अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करवानी है बिना पैसे के तो बीजेपी के पास चले जाइए। और बुरबेरी नाम की जो कंपनी है, उस कंपनी की पब्लिसिटी कल से लेकर के आज तक इतनी हो गई कि उसके टी शर्ट्स, मैं भी जाके खोज रहा था कि अगर कुछ सस्ते में मिल जाए तो हम लोग भी ले लें, कम से कम कुछ तो सोशल मीडिया पर डालेंगे, लेकिन बहुत महंगी टी शर्ट्स हैं, बहुत महंगा। अपनी हिम्मत नहीं है सुनील जी कि हाँ हिंदुस्तान में उतनी महंगी टी शर्ट्स खरीदें। 41,500 रुपये की टी शर्ट बता रहे हैं राहुल गांधी, कल पहन के घूम रहे थे। जूते की कीमत भी ऐसे ही 80,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक बताते हैं लोग। लेकिन ये जब आप विदेशों में जाते हैं, डॉलर यूरो में आप जब खरीदारी करते हैं तो हमारे यहाँ का रुपया और वहाँ का जो रुपया है, यानी वहाँ का डॉलर या यूरो, हमारे यहाँ का 500 रुपया, वहाँ का 500 डॉलर होता है। तो हम 1 रुपये में यहाँ अगर बिस्किट खरीदते हैं सपोज, या ब्रेड खरीदते हैं, तो वो भी $1 में खरीदते हैं। अब $1 को कन्वर्ट आप 80 रुपये से करोगे तो आपको लगेगा कि नहीं जी हमने तो यहाँ 80 रुपये खर्च कर दिए। तो ये फर्क है, इस फर्क को समझना होगा। लेकिन किसी भी हाल में यहाँ पब्लिसिटी तो हो रही है, लेकिन सामने पब्लिसिटी अगर अच्छाई कुछ हो, वो पब्लिसिटी करने की कोशिश गोदी मीडिया के जरिए नहीं हो रही है। और आज तो भाषण देते हुए अमित शाह ने भी राहुल गांधी को खूब कोसा और खासकर उसी पदयात्रा की बात करने लगे और कहने लगे कि वो टी शर्ट पहन करके घूम रहे हैं जो इतनी महंगी है। लेकिन खुद अमित शाह जो गमछा मफलर पहनते हैं, उस मफलर की कीमत कल कांग्रेस की प्रवक्ता बता रही थी 1.5 लाख रुपए। और ऐसे ही जो चश्मा लगाते हैं मोदी जी, उसकी कीमत भी बताया जा रहा था कि 1.5 लाख 2 लाख रुपए है। जो घड़ी पहनते हैं मोदी जी, उसकी कीमत। तो ऐसे अगर अलग अलग कीमतें लगाई जाएं, राहुल गांधी चूंकि उस परिवार से आते हैं जहां उनकी औकात कहें तो इतनी है कि वो खरीद पाएं। लेकिन जो लोग दावा करते हैं कि मैं गरीब परिवार से हूं, जो दावा करते हैं कि मैं फकीर हूं, जो दावा करते हैं कि मेरा क्या, मैं झोला उठाकर चल दूंगा, जो दावा करते हैं कि मैं चाय बेच करके आगे बढ़ा हूं, उनके दावों पर फिर शक होने लगता है। और इसलिए यहां कांग्रेस जो है वो भारी पड़ जाती है बीजेपी के ऊपर। आज लेकिन दूसरी कंट्रोवर्सी एक हो गई और अब कपड़े से बाहर निकलकर धर्म की बात होने लगी। हालांकि कपड़े को आप याद कीजिए, कपड़ा बहुत पसंद है मोदी सरकार को, इसलिए तो मोदी जी कहते हैं कि हम कपड़ों से पहचान जाते हैं, आप भी पहचानना सीखिए। और कपड़े से जब नहीं पकड़ पाए, घेर पाए, तो अब धर्म के नाम पर घेरने की कोशिश होने लगी। और वो वीडियो वायरल, राहुल गांधी की एक पादरी के साथ बातचीत वायरल करके और हिंदू धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश, ऐसा कहा जा रहा है। इसमें हालांकि अगर आप ध्यान से सुनेंगे, अंग्रेजी में बातचीत है, लेकिन ध्यान से सुनेंगे तो आपको लगेगा कि कोई यहाँ किसी धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं है। लेकिन एक चाहे पंडित हो, चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो पादरी हो, अगर वो अपनी बात, अपने धर्म की बात रखता है तो उसी ऊंचाई के साथ रखेगा जिस ऊंचाई के साथ ये पादरी महोदय अपनी बात रख रहे हैं। और अगर उनकी बात को न काटते हुए सुन रहे हैं राहुल गांधी, तो इसमें क्या बुरा है, ये भी समझने की ज़रूरत है। मैं भी एक हिंदू हूँ और उस नाते मेरी कोई धार्मिक भावना तो वहाँ नहीं वो हुई कि आहत हुई, लेकिन लोगों को लगता है कि आहत हुई है, तो फिर उनको इस पर बात करने का हक है, बात करें, सबको अधिकार है। और कल जब कप्पन को, जो पत्रकार हैं, उनको जब छोड़ा गया, उनको जब जमानत दी गई सुप्रीम कोर्ट से, तो वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यू ललित ने कहा कि बोलने की आज़ादी, और वो भी पत्रकार को अपनी बात रखने की आज़ादी तो है ही। आप याद कीजिए कि हाथरस घटनाकांड में कप्पन को गिरफ्तार किया गया था और उनका पीएफआई और कई अलग अलग मसले से जोड़ करके और उनके ऊपर यूएपीए लगाया गया था, यानी देशद्रोह का मुकदमा उन पर दायर किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार को आखिर यहाँ 2 साल बाद लेकिन सच की जीत हुई, सच्चाई की जीत हुई और उनको बाहर निकालना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। तो देखिए ये सब चीजें इसलिए आपके सामने थोड़ा सा, अपने तमाम पैनलिस्ट, आप लोग भी कहते होंगे कि पैनलिस्टों से आप बात नहीं कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें जो टिटबिट्स हैं आप तक रखना जरूरी है। इस कार्यक्रम का मेन मकसद यही है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आप तक पहुंचाएं। जो कुछ अगर आप हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं और इस पर आप डिपेंड हैं, तो हम चाहते हैं कि वो डिपेंडेंसी आपकी बरकरार रहे और वो भरोसा हम पर बरकरार रहे। इसलिए भी कुछ चीजें रहती हैं जो आप तक अगर हमसे छूट जाती हैं तो आप तक पहुंचाना हमारा फर्ज बनता है। सीधे आना चाहूंगा दीपक पाचपोर जी, किस रूप में इस यात्रा को देख रहे हैं,
और किस रूप में आप यूपी प्लस बिहार बराबर गई मोदी सरकार देख रहे हैं। हमारे साथ एक वरिष्ठ साथी और जुड़ गए हैं, दीपक कोचगवे जी। बहुत दिनों बाद जुड़े हैं, बहुत साफ गोई से अपनी बात रखते हैं। बहुत धन्यवाद देता हूं दीपक जी, आप जुड़े हैं इस कार्यक्रम में। आपके पास आऊंगा, लेकिन आपसे पहले दीपक पासपोर्ट जी क्या कहेंगे ये दोनों इस नारे पे और उधर राहुल गांधी का चौथा दिन पदयात्रा का, और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जो विजुअल्स आ रहे हैं, साथ साथ विजुअल्स भी चलाते रहिएगा। जो विजुअल्स राहुल गांधी के आ रहे हैं, चाय पी रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, बच्चों के साथ घूम रहे हैं, ये बहुत कुछ कहता है। यानी आप जब अपने काम को एंजॉय करने लगे तो आप समझ लीजिए कि आपका काम सफल होगा। क्या कहेंगे दीपक जी? देखिए, पहला तो जो यूपी और बिहार वाला जो समीकरण आप बता रहे हैं, तो पहली बात तो मैं ये बता दूं कि वहां का बहुत जो माइक्रोस्कोपिक, तो मैं बहुत ज्यादा उसका विवरण नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुख्य रूप से जो पूरा का पूरा पैनल यहाँ पर जो बैठा है वो या तो यूपी से है या बिहार से है, तो ज्यादातर जानकारी आप लोगों के पास मुझसे बेहतर है। लेकिन ये बात जरूर है कि जिस समय कोई ऐसी बड़ी बात होती है, उत्साह बढ़ता है पार्टियों का, तो उनके नारे जो होते हैं वो भी बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं। थोड़ा बहुत, क्योंकि विज्ञापन के क्षेत्र में मैं भी रहा हूं, तो मुझे पता है कि आपको अपनी बात कहने के लिए थोड़ा सा एग्रेसिव होना पड़ता है। वरना अगर आप बहुत ही लुंज पुंज किस्म का ढीला ढाला सा नारा देंगे तो वो शायद बहुत ज्यादा वो मारक नहीं होगा, लोगों तक नहीं पहुंचेगा। ये बात तो जरूर है कि बिहार में जब महागठबंधन हुआ है उसके बाद, और नीतीश कुमार जिस हिसाब से एक अभियान लेके चले हुए हैं, अलग अलग नेताओं से मिल रहे हैं, विपक्षी एकता की ओर वो आगे बढ़ रहे हैं, तो वो उत्साह जो है उनके नारे में दिख रहा है। देखना यह होगा कि यह नारा जो है कितना प्रभावशाली होता है, वाकई जमीन पर उतरता है। अभी एक बात ये कही गई कि भाई यूपी में फिलहाल वैसा नहीं दिख रहा है, यूपी में बहुत ज्यादा जो है अभी करने की जरूरत है। तो होता यह है कि जिस समय पूरे देश में माहौल बनेगा तो उससे भी जो है वो यूपी कोई अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि फिलहाल 1.5 साल 2 साल अभी हैं। दूसरी बात, यात्रा की जो बात है, ये यात्रा मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुआयामी यात्रा है। आप देखिए कि इसमें लगभग 5 महीने जो होंगे, 150 दिन होंगे। इसमें सिर्फ अभी तो कुछ ही चीजें आई हैं। अभी तो टी शर्ट और मफलर और ऊपर के जो आवरण है हमारा, उसी पर भी बात हुई है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, मुझे लगता है पूरे भारत का जो यहाँ की जो तासीर है, यहाँ का जो विज्ञान है, हर चीजें धीरे धीरे स्कैन होंगी, सबकी समीक्षा होगी। और मैंने जैसा कहा था कि 150 दिनों के बाद जो राहुल गांधी हैं, आज जिस स्थान पर खड़े हैं उससे कहीं आगे और उससे काफी ऊपर नजर आएंगे। लेकिन ये सिर्फ राहुल गांधी के साथ नहीं होगा, मुझे लगता है पूरी की पूरी इस समय भारत, पूरा देश जो है वो एक यात्रा कर रहा है। वो पुनर्विचार करेगा, वो सारी चीजों को फिर से देखेगा कि हमसे कहां पर क्या गलतियां हुई हैं। केवल अभी 8 या 10 सालों की मैं बात नहीं कर रहा हूं। अब ये पूरा स्कैनिंग हमारी होगी 1947 से लेके, या शायद उससे और पहले से, गांधी से लेके लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी है। तो पिछला जो 75-100 साल का जो इतिहास है वो पूरा का पूरा नए सिरे से परखा जाएगा, उसको नए सिरे से देखा जाएगा। लोग तो अभी से बात करने लगे हैं कि ये भारत की एक बहुत बड़ी यात्राओं में से एक है। मैं उसको निश्चित रूप से वैसा भी मानता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण भी यात्रा है, जिसमें सारे राजनीतिक दल जो हैं, ये सारे के सारे सबको अपनी पुनर्समीक्षा करनी ही पड़ेगी। तो कुल जमा मुझे कहना था। दूसरी इसमें जैसे अभी हिंदू वाली बात आई है कि हिंदू धर्म को उन्होंने नीचा दिखाया या ईसाई धर्म के साथ बात की। तो मैं बताऊं आपको कि गांधी जी के तो इतने सारे ईसाई मित्र थे। आपको याद होगा हर्मन केलनबॉक हुए, उसके बाद बहुत सारे हेनरी पोलक थे। यहां तक कि जब उन्होंने एक मिस्टर मिल्टन फ्रांस नाम के एक धार्मिक नेता को अमेरिका में जब गांधी जी ने चिट्ठी लिखी और बताया कि मैं ईसाई धर्म का बड़ा प्रशंसक हूं, तो उन्होंने कहा कि आप धर्म परिवर्तन क्यों नहीं करते। तो उन्होंने कहा, फिर उन्होंने अपने कारण बताया, वो बहुत एक लंबी बात है। तो क्या ये भारत एक ऐसा देश है जहां पर 13-14 तरह के अलग अलग संस्कृतियां यहां पर बसती हैं, चाहे वो तुर्क हो, चाहे वो तातार हो, चाहे वो हूण हो, चाहे शक हो, मुगल हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो। तो क्या हम केवल अपने धर्म में रहेंगे? भारत ने यही तो सीखा है पिछले 2,500-3 हजार से कि आप अलग अलग धर्मों के साथ, अलग अलग संस्कृतियों के साथ किस प्रकार से जीवन बिता सकते हैं। और यही सारी लड़ाई जो है वो राहुल गांधी की है। इस यात्रा में वो सारी शक्तियां एक्सपोज होंगी जिन्होंने भारत को तोड़ने की कोशिश की थी। और ये ठीक मुद्दे पर वो जो गए हैं, मैं खुद बताऊं, मैं जब केरल गया तो मैं नास्तिक होने के बाद एक वहां के एक
चर्च में ही ठहरा लगभग 12-13 दिन। अब मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है कि मैंने मेधा पाटकर के साथ केरल की यात्रा की थी। तो हम कहाँ थे? हम चर्च में थे, जबकि हमें न तो हम एक तरह से नास्तिकता की ओर हमारा रुझान है। तो इससे क्या होता है, आपके पड़ोस में बैठ के जाने वाला मुस्लिम हो सकता है, ईसाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जो ऐसी बात कर रहे हैं। और आपने जो कहा, और एक ट्वीट जो जारी किया है कांग्रेस ने कि क्या आखिर भाजपा वाले अपनी, तो उसमें जो सही शब्द है वो आप और हम समझ सकते हैं वो शब्द क्या होना चाहिए। उन्होंने तो लाइन कहा, लेकिन वो शब्द है औकात। क्योंकि हम इससे ज्यादा जो है, इससे ज्यादा की कल्पना नहीं कर सकते कि किस तरीके से इसको डिफेम करें। और राहुल गांधी जो है वो उस उदार संस्कृति से, उदार भूमि से आते हैं जहां पर उदार हिंदुत्व है और जहां पर यूरोप का उदारवादी चेहरा भी है। तो राहुल गांधी मिलेंगे। अभी आप आगे बढ़िए, अभी तो 3 ही दिन हुए हैं, अभी तो पूरी की पूरी पिक्चर बची हुई है, अभी तो शायद इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। आप देखते जाइए किस किस तरीके से हमले होंगे। फिलहाल हो रहा है कि उनके जूते की कीमत अभी पता की जाए। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें देखनी है। और ये बहुत बड़ा 150 सालों के बाद भारत जो है, सॉरी 150 साल नहीं, 150 दिन, 150 दिनों के बाद जो भारत है वो एक परिष्कृत भारत रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। और भारत अपनी समीक्षा कर चुका रहेगा। राहुल गांधी की जो ये पदयात्रा है, आज चौथा दिन है और ये केरल पहुंच चुके हैं। और जो चाय पीते हुए जो आप सीन देख रहे थे अभी दोस्तों, वो केरल की है वो तस्वीर जो आप विजुअल देख रहे हैं। ये विजुअल चाय पीते हुए केरल पहुंचने के बाद वहाँ अपने जो वहाँ के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं राहुल गांधी। तो राहुल गांधी की पदयात्रा का चौथा दिन आज, और लगातार जो उत्साह है वो साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ दक्षिण में राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं, दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और 150 दिनों तक चलने वाला है ये पूरा का पूरा कार्यक्रम, ये जो पदयात्रा है वो। लेकिन इधर उत्तर में नीतीश कुमार जब 11 वरिष्ठ नेताओं से मिलकर जाते हैं और उसके बाद समाजवादी पार्टी मुख्यालय जो लखनऊ में है वहाँ एक पोस्टर लगाया जाता है जिस पे लिखा है, ये हम नहीं लिख रहे हैं दोस्तों, अगर किसी को ये गलतफहमी है कि हमारे इस कार्यक्रम का नाम यूपी प्लस बिहार और गई बराबर गई मोदी सरकार, ये हम नहीं लिख रहे हैं। ये जो है, आप लोगों को अगर किसी को ये गलतफहमी है तो उसको दूर कर दूं कि ये जो है लिखा हुआ वही हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दूध का दूध और पानी का पानी वो आप तक पहुंचाना हमारा फर्ज बनता है, पत्रकारिता का यही उसूल है। सीधे आना चाहूँगा दीपक कोचगवे जी के पास। क्या कुछ कहता है दीपक जी, ये यूपी प्लस बिहार बराबर गई मोदी सरकार, क्या किस रूप में आप देखते हैं इसको? देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने लगातार दिल्ली में हर नेताओं से मुलाकात की है और बड़े एग्रेसिव मूड में, और ऐसा नहीं है, आप नीतीश कुमार को 2 महीने पहले देखते होंगे जब महागठबंधन नहीं बना तो नीतीश कुमार बयानों से बचते थे, बयान के बारे में लगता था कि वो नहीं बोलते, मगर इस तरह से एग्रेसिव है और हर नेता से मिल रही है। और भी राहुल गांधी उनकी मुलाकात हो गई, अब विदेश आएंगी तो लालू और नीतीश दोनों मिलेंगे सोनिया गांधी से। इसके अलावा आपने देखा ही होगा, उसमें आपने ये देखा अखिलेश से मिले, मुलायम सिंह यादव से मिले, या जनता परिवार का फॉर्मेशन करना चाह रहे हैं कि जिस तरह जनता परिवार, आपने देखा कि जब विपक्ष ने उनको कहा कि जंगल राज आ गया तो उन्होंने कहा कि जंगल राज नहीं है, ये जनता राज है। तो ये जनता राज का जो कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से 77 में जनता राज मिला था और इससे टूट कर लोग अलग हो गए थे, जैसे आरजेडी बन गया, जनता दल यूनाइटेड बन गया, और भी दलें बने उन्हीं लोगों से। तो नीतीश कुमार है एग्रेसिव मूड में, और अभी जो उनका स्टाइल है उससे आत्मविश्वास बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये आत्मविश्वास के पीछे वजह ये है कि नीतीश कुमार बिहार में जिस तरह से 7 दलों को लेकर चले हैं, उनका राष्ट्रीय स्तर पर भी है कि सारे दल एक हो जाए। अब सवाल है कि राहुल गांधी है, टीआरएस है, ये सारे, अभी टीआरएस के बारे में वो मिलकर गए, मिलने के बाद थोड़ा ये एक लगता है कि
इकट्ठे एक बैग तरीके से आ जाना एक छतरी में, ये चर्चा है कि अपनी पार्टी बना रहे हैं। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जो है, प्रशांत किशोर लगातार महंगाई पर चाहे बेरोजगारी पर मोदी को टच नहीं कर रहे, वो नीतीश कुमार के जंगल राज को टच कर रहे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं से मोदी सरकार डरी हुई है कि अब लगता है खेल पलट न जाए, और इसके लिए उन्होंने लगातार अपनी जो राजनीति है, आपको ये है कि नीतीश कुमार अब लौट आए हैं, तेजस्वी यादव चले गए हैं दिल्ली, मगर नीतीश और तेजस्वी में कोऑर्डिनेशन ऐसा है कि नीतीश वहां से मिलकर आए, तेजस्वी इंकरेजमेंट नहीं करना चाह रहे कि वो भी अलग से मिलेंगे लोगों से, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। तो एक तारतम्य बना है। उन्होंने ये कहा कि मैं अपने निजी कार्यों से आया हूँ, मुख्यमंत्री लोगों से मिल कर गए हैं, मुझे अगर मौका लगेगा तो मैं मिलूंगा। तो बिहार में जो 7 दलों का गठबंधन हुआ है, ये बीजेपी बिहार में भारी पड़ेगा, और अगर अखिलेश यादव सही तरीके से इस गठबंधन में आते हैं तो उत्तर प्रदेश में इनका ये होगा। राहुल गांधी अपने जो साख है वो बचाने के लिए जिस तरह यात्रा शुरू किए है, तो राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के साथ नीतीश कुमार जरूर गठबंधन करेंगे। और आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं कि अमित शाह बहुत चिंतित है। अमित शाह बिहार के सीमांचल के क्षेत्रों में जाना चाह रहे हैं, उस पर तेजस्वी यादव ने बहुत अच्छी बात कही है, वो आए, स्वागत है, मगर वो हमारी जो मांगे हैं बिहार की, स्टेटस की मांग है, रोजगार की बात है, ये सब पूरा करे। उनका आना ये बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से तेजस्वी बढ़ रहे हैं आगे। आप एक नौजवान जो लड़का है वो अपने जो पिछले इतिहास जो उनके सरकार की है उससे आगे हटके नीतीश कुमार को बतौर गार्जियन माना है। पप्पू यादव ने बहुत सही कहा कि नीतीश कुमार एकदम तेजस्वी यादव को पुत्रवत शिक्षा दे रहे हैं, ये बात उन्होंने कही। तो आने वाले दिनों में अभी देखना है, देखिए बहुत अर्ली है, ये बहुत अर्ली है। कब कौन, अब ममता बनर्जी ने कहा कि हम नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन के साथ मिलकर उखाड़ फेंकेंगे। टीआरएस भी आए थे, मगर टीआरएस का जो कोलैबोरेशन है वो प्रशांत किशोर के साथ बहुत अच्छा है। यदा कदा प्रशांत किशोर टीआरएस से मिलते। अब टीआरएस का नेशनल पार्टी बनाने के पीछे क्या मनसा है ये नहीं कर सकता हूँ, और जगन रेड्डी क्या करेंगे, मगर जिस तरह से तमिलनाडु में स्टैलिन है और जिस तरह से साउथ में जो मामला है, और यूपी, बिहार और बंगाल, देखिए मैं बता रहा हूँ, यूपी, बिहार और बंगाल और झारखंड में भी हेमंत सोरेन बहुत ही अब आग उगल रहे हैं। हेमंत सोरेन ने साफ तौर से चैलेंज किया है बीजेपी को। अब आने वाले दिनों में इधर ईडी सीबीआई रुकी हुई है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं दिख रही है, तो इसको लगता है कि नीतीश कुमार एक रूट पॉलिटिशियन है, और अनुभव के अगर मानिए तो 12 साल वो रहे नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम, और ये 16 साल रहे। इसके साथ ये केंद्र में मंत्री भी रहे, इसके साथ इनका जो ये है, ये एक मजबूती देता है। सिर्फ इनके साथ एक माइनस पॉइंट है जनता के बीच कि ये पलट जाते हैं, इसका ये डर होता है लोगों को कि नीतीश कुमार मगर अब जिस तरह से स्थितियां बनी हैं, आपने देखा, एक चीज आपने देखा, बीजेपी ने 16 सदस्यीय टीम की घोषणा की है चुनाव के लिए। आपने देखा बिहार में किस तरह से उन्होंने पर काटा है, रविशंकर प्रसाद का, सुशील मोदी का, नंद किशोर यादव का, प्रेम कुमार का, जितने बड़े लोग हैं, वहां मंगल पांडे को उन्होंने बिठाया है बंगाल के लिए। तो कहीं न कहीं से नीतीश कुमार अभी थोड़ा उत्साही देखते हैं, मगर मैं एक बात जरूर कहूंगा, जिस तरह से राजनीति की तिकड़मबाजी होती है, तिकड़मबाजी में एक दल आगे है। अभी हम ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार उत्साही हैं, और बिहार में वो अब बीजेपी का
चलने नहीं देंगे, ये तो सही है मिल के। और आगे आने वाले दिनों में आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, राजनीति का जो चक्र है वो गजब तरीके से डाइवर्सन की ओर जा रहा है। जिधर देखा उधर। अब बताइए, प्रशांत किशोर जिसको मोदी ने, नरेंद्र मोदी के रिजिम में वो आए, उसके बाद नीतीश कुमार ने उनको उपाध्यक्ष बनाया, उसको लेके आरसीपी से उनकी उस समय बात हुई और मेन कारण बने आरसीपी ही उसको हटाने में। और आज देखिए कि नीतीश कुमार के खिलाफ आरसीपी भी है और प्रशांत किशोर भी है। तो ये है पॉलिटिक्स। तो इस पॉलिटिक्स में हम लोग बिल्कुल बिल्कुल आगे दीपक देखना जी, बिल्कुल बिल्कुल आता हूं, लेकिन थोड़ा समय भी खत्म हो रहा है, जल्दी जल्दी। और भी प्रेम कुमार जी आपके पास आना चाहूंगा। यूपी प्लस बिहार बराबर गई मोदी सरकार तो हो रही है, लेकिन नीतीश प्लस राहुल क्या माना जाए? बीजेपी पर ये दोनों भारी पड़ने वाले हैं। प्रेम कुमार जी। जी राजीव जी, देखिए ये बात तो सही है कि राजनीति करवट लेती दिख रही है और विपक्ष अब सड़क पर उतरा है, गठबंधन के स्वरूप को तय करने उतरा है। लेकिन मुद्दे तलाशने होंगे, मुद्दों के जवाब देने होंगे। और क्योंकि नीतीश कुमार जी पर भी बहुत सवाल उठते हैं। नीतीश कुमार जी महंगाई पर इतने दिनों तक कितनी बार बोले, अग्नि पथ पर आंदोलन हुआ, कहाँ थे नीतीश कुमार? तो बेरोजगारों का सवाल था, उसको उन्होंने कहा कि 10 लाख हम नौकरी देंगे, तो वो देकर दिखाएं। उनके पास सरकार है, वो यूं ही नेता नहीं है। तो वैसे नेता जिनके पास एक गवर्नमेंट है, उनको एक मॉडल भी पेश करना पड़ेगा। आप केवल नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते हैं बोलेंगे तो कोई क्यों हटाना चाहेगा ये भी आपसे पूछेगा। तो आप क्या करना चाहते हैं ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो कार्यक्रम के आधार पर भी सबको जोड़ने की जरूरत है। हम ये नहीं कहते कि मौका चूक गया है, अभी एक बेचैनी है जो लोगों को इकट्ठा कर रही है। नीतीश कुमार उन सबको से मिल रहे हैं और उस बेचैनी को एकजुट करने में लगे हैं। तो ये उत्साहजनक बात तो हो सकती है, लेकिन क्या ये विपक्ष की नेताओं का उत्साह जनता में उम्मीद पैदा करेगा, ये बड़ा सवाल है। राहुल गांधी एक यात्रा लेकर निकले हैं जोड़ने के लिए, देश को राजनीति बदलने के लिए, और उन पर हमले भी हो रहे हैं। मैं थोड़ा सा हमले पर बोलना चाहूंगा, वो गंजी वाले टी शर्ट वाली बात पर। देखिए ये शैली नई नहीं है। आप किसान आंदोलन को याद करिए ना, क्या कहते थे, या उस सीएए एनआरसी आंदोलन को याद कीजिए। बिरयानी खाने के लिए लोग बैठे हैं, किसान जो है कि एसी में बैठे हुए हैं, ऐश कर रहे हैं, खालिस्तानी पैसों से ऐश कर रहे हैं, विदेशी पैसों से ऐश कर रहे हैं। किस तरीके से नहीं बोला गया। तो आज अगर राहुल गांधी को बोला जा रहा है कि विदेशी टी शर्ट पहन करके वो आंदोलन में उतरे हैं, तो ये उसी शैली की आक्रामक राजनीति का एक्सटेंशन मात्र है। तो ये एक्सपेक्टेड है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इसका जवाब देना पड़ेगा राहुल गांधी जी को भी और कांग्रेस को भी। वाकई वो भले 10 लाख का सूट नरेंद्र मोदी जी पहने, तो राहुल गांधी जब बोलते हैं तो नरेंद्र मोदी को वो सूट खोलना पड़ता है। इस बात को मैं जोर देकर बोलता हूं। जब राहुल गांधी जी ने सूट बूट की सरकार बोली थी, कहा था उन्होंने, तो नरेंद्र मोदी जी ने सूट पहनना छोड़ दिया। उसके बाद से उन्होंने सूट नहीं पहने। नरेंद्र मोदी गड़ा हुआ और 10 लाख वाला सूट, ये डर होता है। तो राहुल गांधी जी को भी डरना पड़ेगा कि 41,000 का ये जो टी शर्ट पहन करके घूम रहे हैं, ये आम जनता इसको अफोर्ड नहीं करती है। तो ये पद यात्रा जो आप कर रहे हैं, उसमें आपको भी जवाब देना पड़ेगा कि 41,000 का आप टी शर्ट कैसे पहन सकते हैं, जिसमें राजीव श्रीवास्तव जी भी कहते हैं कि मेरा मन कर रहा है लेकिन मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। जब राजीव जी भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा कि ये राजनीतिक पद यात्रा जनता के बीच मिलने के लिए आपको महंगे कपड़ों में जाना जरूरी है क्या? ये बात आपको जवाब नहीं देंगे तो ये आपके अगेंस्ट में जाएगा। क्यों? जैसे नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट में गया था, जब उन्होंने वो लाखों के सूट पहने थे, वो नीलाम हो गए, वापस चला गया, जिन्होंने दिया था उनके पास चला गया।
और एक बात कि नरेंद्र मोदी जी का तो कोई भी उनकी 2 तस्वीरें हमें नहीं दिखा सकता जिसमें सेम अटायर उन्होंने पहन रखे हो। ऐसी 2 तस्वीर कोई नहीं दिखा सकता, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का इतिहास है कि उन्होंने जो पहना है वो कभी भी आगे नहीं पहनेंगे, ये उनकी शैली है। तो उनका अटायर कभी रिपीट नहीं होता। उनका जो ड्रेस बनाने वाले लोग हैं अगले साल कई साल के बना करके रखे होते हैं, किस दिन किस कलर में और किस तरह से पहनना है। तो वो भी एक बात है, वो भी विमर्श में आना चाहिए कि भाई राहुल गांधी अगर एक दिन 41,000 का टी शर्ट पहनते हैं तो मुद्दा है, तो अमित शाह जवाब दीजिए कि नरेंद्र मोदी जो अब जिनकी 2 तस्वीर नहीं दिखाई जा सकती समान कपड़ों में, तो वो कैसे आप जनहितकारी राजनीति को कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। जी बस मैं अपने आप को यहीं पर सीमित करता हूं, उस सवाल को जवाब देते हुए। जी कुमार जी, जो आप बात कह रहे हैं बहुत पते की बात कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात। जब आप सामान्य जनता के बीच जाते हैं तो जन सामान्य की तरह बने रहने की कोशिश कीजिए। वहाँ अगर आप कहीं उनसे ऊपर उठने की कोशिश करेंगे और वो भी पहनावे में के आधार पर, खान पान के आधार पर, तो वो एक दूरी बन जाती है। उस दूरी को आप, क्योंकि यही राजा और प्रजा में जो फर्क पहले होता था, और ये प्रजातंत्र है, यानी जनता के द्वारा चुना हुआ जो मुखिया है वही बैठता है ऊपर उस कुर्सी पर जिस कुर्सी पर चाहती है जनता। ये राजशाही नहीं है इस देश में। और ऐसे में जब राजशाही चलती थी तो वो आप सोने के मुकुट और उसमें हीरे जवाहरात जो है वो वहाँ लगवा करके और आप पहनते थे, तो वो एक अलग है। अभी अभी ब्रिटेन की जो रानी हैं उनकी डेथ हुई है, उनका निधन हुआ है, और उसके बाद उस मुकुट के बारे में भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। नए राजा का जो मुकुट होगा जो रानी के जरिए अब यहाँ तक पहुँचा है, तो उन सब की चर्चा खैर बाद में। लेकिन बात यही है कि आपको रहना पड़ेगा जनता के बीच, और उस हिसाब से गांधी जी क्या पहनते थे आप याद कीजिए। बहुत सारे नेता हैं, पहनावा खान पान बहुत मायने रखता है। सुनील शुक्ल जी, पहनावा खान पान की बात तो हम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी के ऊपर वार करने की कोशिश, और ये वार भी जब पीछे हो गया, फीका पड़ गया। पहले किलोग्राम और लीटर का वार था, उसके बाद उनकी बुरबेरी के टी शर्ट का वार था, और आज धर्म का वार राहुल गांधी पे है। लेकिन राहुल गांधी की जो वो तस्वीर दिखाई हमने, जब वो अब पहुँचे हैं केरल में, तमिलनाडु से कन्याकुमारी से निकल करके और केरल पहुँचे हैं, और चाय पीते हुए जो ये तस्वीर है सुनील जी, ये तस्वीर एक इत्मीनान के पल जो होते हैं वो वाली तस्वीर दिखाई दे रही है। आराम से लोगों से बातचीत कर रहे हैं। क्या ये जो इत्मीनान है राहुल गांधी के चेहरे पर, जो बिना थके हुए, जो चलते हुए जो दिखाई दे रहा है, ये राजनीति को नई दिशा दे पाएगा, कांग्रेस की राजनीति, और देश में जो दिशा, देश को जिस दिशा में ले जाने की कोशिश में ये पदयात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी, उस दिशा की ओर जाते हुए हम देख रहे हैं 4 दिनों 5 दिनों की यात्रा में। राजीव जी, लोगों के साथ संवाद ही राजनीति को नई दिशा देता है, और ये जो यात्रा चल रही है राहुल गांधी की, वह देश के लोगों के साथ संवाद स्थापित करने की ही प्रक्रिया है। इससे भटकाने के लिए ये बात कही जा रही है। राजीव जी, जिस तरीके से किसान आंदोलन में शामिल किसान खालिस्तानी नहीं थे, वैसे ही बर्बरी का यह टी शर्ट भी 41,000 रुपए का नहीं है। बर्बरी का हर टी शर्ट 41,000 रुपए का नहीं होता। यह बात कहने की होती है केवल, इससे महंगे भी टी शर्ट उसकी होती है। इसीलिए मैं आपसे आग्रह भी कर रहा हूं कि जब आप टी शर्ट खरीदिएगा तो हम लोग का भी ख्याल रखिएगा। हम हैं, दीपक जी हैं, अमलेंदु जी हैं, प्रेम कुमार जी हैं, हम लोग उसमें शामिल हैं, हम लोग का नाम याद रखिएगा आप। खैर, तो जिस तरीके से किसान आतंक खालिस्तानी नहीं थे, वैसे टी शर्ट भी 41,000 रुपए की नहीं है। यह बात तो तब होगी ना जहां आप आम आदमी से जुड़े हुए हैं कि नहीं हुए हैं, जब आप और आम आदमी के बीच में दूरी हो। सवाल, लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो सूट 1.5 लाख रुपए का था, वो इसलिए है कि उसमें जो उनके नाम लिखे गए थे वो सोने से लिखे गए थे। उसकी सामान्य सी कीमत कोई उसकी आकलन कर सकता, और एक दूरी थी। अभी आप याद कीजिए ना, जिसकी बात कही प्रेम कुमार जी ने कि एक अटायर में आप उनके प्रोग्राम को नहीं देख सकते। अभी नीदरलैंड में गए थे सम्मानित प्रधानमंत्री जी, वहां की प्रधानमंत्री के साथ महिला प्रधानमंत्री हैं, वो 3 प्रोग्राम थे, तीनों प्रोग्राम एक कपड़े में दिखाई पड़ती है, एक ड्रेस में। और हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री जी तीनों प्रोग्राम में 3 ड्रेस में दिखाई पड़ते हैं। खूब इसकी चर्चा हुई, मैंने अलग अलग जगहों पर।
और उस महिला प्रधानमंत्री ने इस पर भी अपना बयान दिया था। प्रश्न यह है कि अगर आप देश की समस्याओं से जुड़ना चाहते हैं, उसका समाधान खोजना चाहते हैं, तो अगर देश का कोई नागरिक इस विषय को उठाएगा तो आप उससे जुड़ेंगे। अगर आपको उस बात को लेकर के, उस इनिशिएटिव को लेकर के आपके मन में कोई राजनीतिक भय नहीं है, तब अगर किसी राजनीतिक कोशिश से आपको ये लगता है कि मेरी राजनीतिक जो धरातल है वो खिसक सकता है, तो आप उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, और यही हो रहा है। राहुल गांधी ने अगर किसी किसान ने किसी पादरी से मुलाकात कर ली, हम नहीं कहते हैं क्या, अगर जिससे हमारी मुलाकात होती है तब नहीं कहते कि मेरा धर्म सबसे बड़ा है। हमारे धर्म की एक खासियत है, इसीलिए हमें आज तक कोई समाप्त नहीं कर पाया। आदि अनादिकाल से मेरी हैसियत बनी हुई है, मैं अस्तित्व में हूं। अगर पादरी ये कहता है कि साहब नहीं मेरा धर्म सबसे ऊंचा है, तो हमसे सहमत थोड़े हो गए। अगर हम और राहुल गांधी ने यही ने कहा कि जो देश में विभिन्न समूहों में, धर्मों में, बिरादरियों में, जाति संप्रदाय में भेद पैदा करने की कोशिश की गई है, उसको खत्म करने के लिए यह यात्रा शुरू की गई। दिक्कत क्या है? आप केवल अगर आप बात करेंगे इस देश में तो केवल हिंदुओं की बात करेंगे, बाकी किसी की आप बात नहीं करेंगे। और अगर आप देश में उन लोगों की बात करना चाहते हैं जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, तो महात्मा गांधी के हत्यारे को ब्रह्मा मंडित करने वालों के खिलाफ कौन सी आपने कार्रवाई कर दी? एक व्यक्ति का नाम बताइए। आपने सांसद बनाया और आज भी वो सांसद हैं, न कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही आपने नहीं की। प्रतिवर्ष उस तरह के आयोजन होते हैं और इसमें सत्तारूढ़ दल के लोग उसमें शामिल होते हैं, क्यों नहीं कोई कार्रवाई कर दी जाती? प्रश्न ये नहीं कि आप केवल भटकाने की बात करते हैं, और भटकाना किसी भी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छी बात। अगर आप विपक्ष की आवाज को स्थान नहीं देंगे, सुनेंगे नहीं, तो किस बात का लोकतंत्र है? क्या लोकतंत्र बिना राजनीतिक विमर्श के, लोगों से संवाद कायम किए बगैर, विपक्षियों की बात सुने बगैर, विभिन्न मुद्दों पर जनता की राय लिए बगैर आप कोई कार्रवाई कर सकते हैं क्या? लोकतांत्रिक मूल्यों की क्या रक्षा कर सकते हैं? उनको आप मजबूत बना सकते हैं? लोकतांत्रिक संस्थाओं को तभी आप मजबूत रख सकते हैं जब लोकतांत्रिक तरीके कैसे काम करने की आपकी शैली हो, और वो उसमें मूल बात यह है कि आप असहमति को स्थान दें। आपसे विभिन्न राय रखने वाले व्यक्ति को भी आपको सुनना होगा, तभी आप लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत कर सकते हैं। इस तरह से डिस्क्रेडिट करने की कोशिश और अतार्किक बात करके आप बहुत अच्छी समाज को बहुत अच्छा संदेश नहीं दे सकते। जी बिल्कुल। क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा दीपक जी से, दीपक कोचगवे जी से। क्या कहेंगे? थोड़ा सा आपसे भी चर्चा करना चाहता हूं। राहुल गांधी की जो ये पदयात्रा है, इसको किस रूप में आप देखते हैं? 4 दिन आज पूरा, और 4 दिन में ये यात्रा पहुंच चुकी है अब केरल, और लंबी यात्रा है। लेकिन जिस सवाल के साथ में आया था प्रेम कुमार जी के पास कि राहुल गांधी प्लस नीतीश कुमार, क्या बिगड़ेगी बीजेपी की बात? आपने जो कहा, जैसे अभी बता रहे थे कि राहुल गांधी के टी शर्ट पे बात आई। राहुल गांधी क्यों इस पदयात्रा की शुरुआत की? वो चीज लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति को अधिकार है वो रैली करे, वो अपने पार्टी को मजबूत करे, वो जनता के बारे में सोचे। ये जो पहले मैं टी शर्ट की बात मैं बता देता हूँ, उसके बाद टी शर्ट का जो इश्यू हुआ, आप कहीं न कहीं देखिएगा पॉलिटिकल सर्किल में, जब कोई किसी से परेशान होता है तो काउंटर करने के लिए अपने लोगों को ट्रेन है कि देखो राहुल क्या पहना है, राहुल कहाँ घूम रहे हैं, राहुल धर्म के बारे में क्या बोल रहे हैं। भैया राहुल ही एक इश्यू तो नहीं है बीजेपी में। बीजेपी पे राहुल से क्यों डर है? राहुल के गांधी परिवार पर लगातार हमले क्यों है? इसलिए कि अल्टरनेटिव वो दिखता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार अल्टरनेटिव है, और राहुल गांधी पर शुरू से आपने देखा पप्पू कहा गया राहुल गांधी को, और बहुत तरह की बातें, यानी डिमोरलाइज करके ये हुआ। दूसरी बात ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि लोकतांत्रिक इन्हें भी समझना चाहिए राहुल गांधी को। अगर G23 की बात हुई थी और G23 में अगर लोगों ने कहा था, सुझाव दिया था, उस सुझाव को आपने नहीं माना है और आपकी पार्टी कमजोर हो गई।
कमजोर हो गए। अगर गुलाम नबी आजाद गए तो वो कश्मीर में मजबूत है, मनीष दुबे अगर हट रहे हैं तो एक बोलने वाला है, और शर्मा हट रहे हैं तो एक बोलने वाले हैं। इस तरह से जो बिखराव है उसको और भुलाने के लिए, देखिए भुलाने के लिए एक पदयात्रा और कांग्रेस को अल्टरनेटिव मनवाने के लिए जो विपक्ष है, जो बिना कांग्रेस के गठबंधन चाहती है, उन पर भी एक चोट है कि देखिए मेरे पीछे जनमानस है, आपको मेरे साथ आना होगा। ठीक है, जहां तक आप कह रहे हैं नीतीश कुमार और राहुल गांधी के मिलन की बात, देखिए ने जो देख लिया है कि कांग्रेस कम से कम देश में 200 सीटों पर डायरेक्ट फाइट में है भाजपा के साथ। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसके साथ जाने से एक राष्ट्रीय पार्टी हमारे साथ होगी, और अगर अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है तो इसलिए देखा होगा टीआरएस आए थे, नीतीश कुमार थोड़ा अनईजी फील कर रहे थे उनके पास, और उनका जो मकसद था माइनस कांग्रेस का मकसद था। तो ये कहीं ना कहीं से ये अगर मिलते हैं, राहुल गांधी मिलते हैं, अखिलेश यादव मिलते हैं, तेजस्वी यादव मिलते हैं, हेमंत सोरेन मिलते हैं, ठीक है, तो सरदर्द तो कायम हो जाएगा और बीजेपी को के लिए एक होगा। और आज की तारीख में सच में भाई, अगर आप कहते हैं लोग मजाक उड़ाते हैं, अगर कहेंगे कि भाई गैस का दाम बढ़ा, अरे यार उसमें पहले नहीं बढ़ा था क्या? अरे यार अगर पहले किसी ने हत्या की थी तो तुम भी हत्या करोगे कि तुम आए थे उसके खिलाफ लड़के कि भैया हम गैस का दाम कम करेंगे, हम गरीबी दूर करेंगे, हम बेरोजगारी को दूर करेंगे। ये आपका कर्तव्य है। आप इस कर्तव्य को मजाक बनाते और हर चीज को आप तोड़ देना चाहते हैं। जैसे आपने किसान आंदोलन को तोड़ दिया, तो आपने कहा कि भैया महंगाई को भी तोड़ दो। मैं ये नहीं कह रहा है कोई उस समय महंगाई नहीं थी, उस समय भी महंगाई थी। आपका जो मैनिफेस्टो था महंगाई के खिलाफ आपने नारा बुलंद किया था, भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने नारा बुलंद किया था, और आपने एक ऐसा किया था जिसके कांग्रेस सड़क बाहर हो गई। तो ये नहीं कहना चाहिए, मगर जो इन सारी बातों का जनता में भी है आक्रोश, जनता में भी, ऐसा मैं नहीं कहता कोई नहीं है। ठीक है, मोदी के अच्छे कामों की भी सराहना है, ऐसा नहीं है कि मोदी ने कुछ काम नहीं किया, मोदी ने कुछ काम किया है, नरेंद्र मोदी ने, अच्छी बात भी है, मगर ज्यादातर महंगाई का मामला उठेगा, बेरोजगारी। और इन्होंने ठीक ही कहा कि नीतीश कुमार को और तेजस्वी यादव को, प्रेम जी, तेजस्वी यादव के सवाल का जवाब देना होगा और उन्हें 10 लाख नौकरी देनी होगी, तभी जाकर जनता में आपकी पैर जमेगी। बात सही है कि आपने कह दिया 10 लाख नौकरी दूंगा, पहले ही कैबिनेट में मैं साइन कर दूंगा। अब ये इशू थोड़ा भड़कने लगा है बिहार में। बिहार में हर जगहों पर घेराव हो रहा है उनका कि आपने कहा था कि 10 लाख नौकरी देंगे, कहाँ है वो नौकरी? तो ये सारे बातें, ऐसा नहीं है कि विपक्ष कट एज में है, ऐसा भी नहीं है, मगर हाँ माहौल तो बना है और माहौल का इंतजार कीजिए, माहौल को देखिए, लोगों की पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े नेताओं के दिमाग को परखिए, कहाँ कौन जाएगा। आपने कभी सोचा था कि आरसीपी नीतीश कुमार को किनारे कर देंगे? आपने कभी सोचा था नीतीश लालू गले मिल जाएंगे? आपने नहीं सोचा था। तो पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन, मगर थोड़ी 2024 का जो चुनाव है, 19 में जो चुनाव हुआ, उससे कुछ विपरीत तो जरूर है। बिल्कुल 2024 का चुनाव, और देखिए इस वक्त बातें 2024 की हो रही हैं, जबकि बहुत सारे राज्यों में चुनाव हैं और उन राज्यों की चर्चा नहीं
गुजरात में चुनाव है, हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, त्रिपुरा में चुनाव है, तेलंगाना में चुनाव है, कर्नाटक में चुनाव है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन तमाम राज्यों में चुनाव हैं और भी कई राज्य हैं। लेकिन उन राज्यों के चुनाव और सबसे पहले गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव, और हो सकता है कि उसी दौरान जम्मू कश्मीर में भी चुनाव, लेकिन इसकी चर्चा नहीं, चर्चा हो रही है 2024 की। क्या ये भी सोची समझी रणनीति के तहत हो रही है? क्योंकि बीजेपी तो अपनी तैयारियों में लगी हुई है, अब बाकी विपक्षी दल जो कर रहे हैं उनका ध्यान भटकाने के लिए क्या ये सब कुछ किया जा रहा है? बहुत कुछ है दोस्तों, आने वाले समय में सबसे पर्दा हटता जाएगा। हम और आप कुछ नहीं करेंगे, समय सब कुछ करता है और सामने हम सिर्फ और सिर्फ न्यूज लेके आते हैं जो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी, बात खरी खरी और कुछ नहीं। तो बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं दीपक कोचगवे जी आपको, बहुत धन्यवाद सुनील शुक्ल जी आपको, प्रेम कुमार जी बहुत धन्यवाद, और दीपक पाचपोर जी और अमलिंद उपाध्याय जी, आप पांचों को बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग जुड़े, अपनी बात अपने विचारों से अवगत कराया, और साथ में हमारे तमाम साथी जो जुड़े हुए हैं अपनी बात अपने विचार लगातार कमेंट बॉक्स पे कमेंट के जरिए रख रहे हैं, और साथ में तमाम साथी जो कमेंट नहीं भी लिख रहे हैं लेकिन बहुत ध्यान से, चाहे इस प्रोग्राम के दौरान या प्रोग्राम के बाद में भी, जब भी होता है समय आप लोग देखते हैं, तो बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग कम से कम देखते तो हैं। जब भी समय मिलता है देखिए, और साथ में एक गुजारिश और है कि अगर हो सके तो प्रोग्राम को शेयर भी कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि वो भी जुड़ें, अपनी बात अपने विचार रखें। एक खुला मंच है जहां आप अपनी बात और जहां हम अपनी बात रख सकते हैं। कोई यहां इस मंच पे अगर आता है तो ये मान के चलिए कि वो अपनी बात रखने के लिए आता है। हम लोग यहाँ 4-5 लोग बैठ करके अपनी बात जरूर रखते हैं, लेकिन आप लोगों की जो बातें आती हैं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। मुकेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए कह रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि रवीश कुमार को इंटरव्यू दे सकें। कौशिक देवराय जी लगातार लिख रहे हैं कि गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीत सकती है क्या? बिल्कुल जीत सकती है गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी, लेकिन कांग्रेस को मेहनत करनी पड़ेगी, तभी कांग्रेस जीत पाएगी। और ऐसे ही मदीना का मुसाफिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी पैनलिस्टों को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। और तेज प्रताप जी हमारे साथ बने हुए हैं, तेज प्रताप जी के अलावा सनी गेट्स भी हमारे साथ हैं। टैक्स चोर लिख रहे हैं, लेकिन ये जिनको लिख रहे हैं वो हम नहीं हैं इसलिए आपको सनी जी बता दूं कि आप दैनिक भास्कर का नाम लिख रहे हैं, डीबी लाइव दैनिक भास्कर का नहीं है, डीबी लाइव देशबंधु है। तो देशबंधु के बारे में पता कीजिए फिर लिखिए। तो लेकिन आप लिख रहे हैं, देखिए आपकी बात हम पढ़ रहे हैं और पहुंचा रहे हैं देश दुनिया तक। अगर आप हमको गाली देंगे तो गालियां भी आपको मुबारक और उसका भी स्वागत, लेकिन ये है कि बातों को रखें। सन्नी भाई तेज प्रताप यादव हैं जो कह रहे हैं कि आजकल के दिनों में कांग्रेस का आईटी सेल जिस तरह से भाजपा के आईटी सेल का जवाब दे रहा है, इससे जनता जो है वो इससे जनता में उम्मीद की लहर दौड़ रही है और इसे और मजबूत किया जाए ताकि 2024 में बेचू फेंकू से देश को बचाया जा सके। नंद किशोर चौधरी जी हैं, कह रहे हैं हमारे साथ जुड़े हुए, और साथ में केशर देव जी हैं जो कह रहे हैं कि नमस्कार, आप अच्छी खबर दिखा रहे हैं। बहुत धन्यवाद केशर देव जी कि आप जुड़े और अपनी बात आपने रखी। सौरभ सिंह जी हैं, नेक्स्ट पीएम नीतीश कुमार कह रहे हैं, अख्तर अंसारी भी हैं, राहुल गांधी लिख रहे हैं, सन्नी गेट्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टैक्स चोर डीबी लिख रहे हैं, और कौशिक देवराय कह रहे हैं कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश पे एक डिबेट रखिए। जी बिल्कुल, हिमाचल और गुजरात पे तो बहुत सारी बातें होती रहेंगी और उस पे तो खूब बातें होंगी। अफरोज आलम भी हमारे साथ बने हुए हैं। अगर हिंदी बेल्ट के हिसाब से विपक्षी दल एकजुट और एक हो जाएं तो बात कुछ और होगी, और ईवीएम की बात कर रहे हैं अफरोज आलम जी। साथ में हमारे साथ नंदकिशोर चौधरी जय बिहार जय यूपी लिख रहे हैं, सौरभ सिंह भी हैं, एलपी पटेल कह रहे हैं आपकी चर्चा उत्तम है, एक चर्चा ईवीएम जरूर करें। ईवीएम पर बिल्कुल करेंगे। अफरोज आलम के अलावा और एलपी पटेल के अलावा कौशिक देवराय भी हमारे साथ, सुमीर नरखेरे भी हैं। उन्होंने कहा सर आपने बहुत अच्छी डिबेट की, सभी पैनलिस्ट को धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद कि आप जुड़े, अपनी बात आपने रखी है। और साथ में मुकेश भाई मकवाना भी हमारे साथ वेरी गुड खबर लिख रहे हैं, और फ्यूचर लिटियन भी हमारे साथ, अखिलेश सरकार अब की बार कह रहे हैं, और लियाकत अली भी हैं, राहुल गांधी जिंदाबाद, और प्रभात कुमार भी हैं, 2014 वाले नहीं आएंगे 2024 में,
कह रहे हैं। और अंकित झा भी हमारे साथ बने हुए हैं जो कह रहे बेस्ट लीडर पीएम कैंडिडेट नीतीश कुमार। कुंदन प्राइम टाइम लिख रहे हैं राजीव सर जी मेरे जिला नवादा बिहार का जहां घुसखोरी ज़्यादा हो रही है। नवादा से बिलोंग करते हैं कुंदन जी और शायद दिल्ली में रहते हैं। और सैयद सागर भी हैं, हुसैन भी हमारे साथ बने हुए और विजय कोमल जी भी बने हुए हैं। विजय जी बहुत धन्यवाद कि आप ज्वाइन बटन लिए हुए हैं और डीवी लाइव थैंक्स कह रहे हैं। विजय जी आपको बहुत धन्यवाद। काजिम खान जी आपको धन्यवाद। आफ्ताबुल जमान खान भी आई एंजॉय योर डिबेट वेरी मच, हैट्स ऑफ टू ऑल। बहुत धन्यवाद आपको, बहुत शुक्रिया आफ्ताब जी कि आप जुड़े। अफरोज आलम, फिर बद्रीलाल मालवीय डीवी लाइव सच्चाई की बात करते हैं लिख रहे हैं। नंदकिशोर जी हैं सच्ची पत्रकारिता की देश की को ज़रूरत है। सर बहुत धन्यवाद कि आप लोग सच्चे लोगों की भी ज़रूरत है, आप लोग जुड़िए और हौसला अफजाई करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आपसे हमारा जो हौसला है वो बढ़ता है, हमारी हिम्मत बढ़ती है और उसको बरकरार रखने के लिए आप लोग जुड़ा कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। आरवी सिंह है कह रहे हैं अदानी ड्रग्स बेचकर खूब पैसे कमा रहा है और देश का जुमलेबाज टैक्स के रूप में उसके ऊपर खूब पैसे लुटा रहा है और उसका टैक्स भी माफ़ कर रहे हैं लोग। और जावेद इकबाल भाई कह रहे हैं गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, आपको भी गुड नाइट। मकसूम खान कह रहे हैं राजीव जी ईवीएम पर भी चर्चा होनी चाहिए, ईवीएम कैसे हटेगी इसका भी रास्ता निकालना इनकी सबसे बड़ी जीत ईवीएम है। बिल्कुल सही, ईवीएम पर भी चर्चा होनी चाहिए और एकजुट होकर विपक्षी दलों को ईवीएम पर बात करनी चाहिए, मुहिम छेड़नी चाहिए। क्या ऐसा होगा ये देखना होगा। कुंदन जी कह रहे हैं घुसखोरी कैसे बंद हो किया जा सकता है ये। और सुमित नरखेड़े थैंक्स कह रहे हैं, थैंक यू आपको भी सुमित नरखेड़े भाई। और आरिफ खान गुड नाइट फ्रॉम फिलीपींस कह रहे हैं। इकबाल खान नमस्कार कह रहे हैं, आपको भी नमस्कार। और चेतन भी हमारे साथ बीजेपी पार्टी से मुक्ति मिले और फ्रेंड्स फ्रॉम फार्म सर जी गुजरात में क्या माहौल है पूछ रहे हैं, बिल्कुल जल्दी बताऊंगा। और जुमनादीन अंसारी कह रहे हैं सर सदस्यता लेने में दिक्कत आ रही है। जी बिल्कुल आपकी बात मैं समझ रहा हूं। अफरोज आलम हैं, फाक अंसारी हैं हमारे साथ। ऐसे तमाम साथी विपक्ष विकास मीना भी हमारे साथ में हैं और शिवदत्त लोडी है हमारे साथ में, अजमल हुसैन, विकास मीना, आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं दोस्तों कि आप जुड़ते हैं, अपनी बात अपने विचार रखते हैं। और कल आपसे मुलाकात लाइव नहीं होगी लेकिन वीडियो के जरिए जरूर मिलूंगा। न्यूज ऑफ द वीक घूमता हुआ आईना जरूर देखिए, बहुत शानदार एपिसोड आपके सामने लेकर कल आ रहा हूं। और साथ में अब परसों लाइव 7 बजे शाम फिर से मुलाकात होगी। तब तक मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।